माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है तथा सभी विद्यार्थी अच्छे ही होंगे। और मेरी पहले मॉड्यूल उपसहसंयोजक यौगिक को आपने पढ़ा होगा, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा होगा। अब मैं सेकंड मॉड्यूल आज लेके आ रहा हूँ उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः आ जाए। मैं सबसे पहले अकार्बनिक यौगिक के बारे में बताऊंगा। उपसहसंयोजक यौगिक में अकार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु अनुपस्थित होता है। क्या होता है? कार्बन परमाणु अनुपस्थित होते हैं। कार्बन परमाणु अनुपस्थित होते हैं, उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। या फिर कार्बन की प्रतिशत मात्रा अन्य परमाणुओं से कम होती है, अन्य परमाणुओं से कम होती है, उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। वास्तव में अकार्बनिक यौगिक देखेंगे तो ये तीन प्रकार के होते हैं। अकार्बनिक यौगिक वैसे देखेंगे तो दो प्रकार के, पर वो आणविक यौगिक दो प्रकार के फिर हो जाते हैं। पहला है सरल लवण, सरल लवण, और दूसरा है आणविक योगात्मक यौगिक, आणविक योगात्मक यौगिक। ठीक है, आणविक योगात्मक यौगिक फिर दो प्रकार के होते हैं। पहला है द्विक लवण, द्विक लवण जिसको डबल सॉल्ट कहते हैं, डबल सॉल्ट। इसको हम जालक यौगिक भी कहते हैं, जालक यौगिक, लैटिस कंपाउंड, जालक यौगिक लैटिस कंपाउंड भी कहते हैं। और एक और है संकुल लवण, संकुल लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसको उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, पहला कार्बनिक यौगिक सरल लवण है और दूसरा कौन सा है? आणविक योगात्मक यौगिक। ये फिर दो प्रकार का होता है, द्विक लवण और संकुल लवण। ठीक है, इन सबके हम एक एक से पढ़ लेते हैं, इनका स्टडी एक एक से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सरल लवण के बारे में। किसके बारे में? सरल लवण को हम साधारण लवण भी कहते हैं, सरल लवण को साधारण लवण भी कहते हैं। सरल लवण को साधारण लवण भी कहते हैं। इनको सिंपल सॉल्ट कहते हैं, सिंपल सॉल्ट। इनका निर्माण कैसे होता है? अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से। अम्ल प्लस क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया से निर्मित लवण, निर्मित लवण क्या कहलाते हैं? सरल लवण या साधारण लवण कहलाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अम्ल प्लस क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या बनेगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण प्लस जल बनेगा। ठीक है, उदाहरण एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अम्ल लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार ले लेते हैं NaOH। इन दोनों की अभिक्रिया से, उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या बनेगा? NaCl। ये वाला जो Na प्लस है ये OH माइनस, ये Cl माइनस, ये H प्लस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें प्लस माइनस अभिक्रिया कर जाएंगे। Na का प्लस Cl माइनस से जुड़ जाएगा तो NaCl लवण बन जाएगा। ये जो लवण बना है ये साधारण लवण है, और H और OH, H प्लस OH माइनस अभिक्रिया करके जल बनाएंगे, साथ में जल बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये साधारण लवण बनेंगे। अब इसके अलावा भी अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं NaCl के अलावा, KCl। ठीक है, NaCl को सोडियम क्लोराइड, इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट। इसको खनिज लवण भी कहते हैं।
NaCl सोडियम क्लोराइड को खनिज लवण भी कहते हैं। KCl को क्या कहते हैं? सिल्वाइन। पोटेशियम क्लोराइड है, इसको सिल्वाइन कहते हैं। इसके अलावा Na2SO4, ठीक है, Na2CO3, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये सभी एग्जाम्पल लवण के हो जाएंगे। और इनकी विशेषता क्या है? लवण यानी साधारण लवण, जो सरल लवण हैं, ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, स्थायी, परंतु गलित एवं जलीय विलयन में, गलित एवं जलीय विलयन में सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देते हैं। सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देते हैं, ठीक है। ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। गलित एवं जलीय विलयन में सभी आयन के स्वतंत्र हो जाते हैं और सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देते हैं। ओके, ये साधारण लवण या सरल लवण के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करते हैं आणविक योगात्मक यौगिक के बारे में। आणविक योगात्मक यौगिक, आणविक योगात्मक यौगिक, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, दो या दो से अधिक सरल लवणों, दो या दो से अधिक सरल लवणों के स्थायी विलयनों के रस समीकरण मिति अनुपात में संयोग करने पर निर्मित यौगिक आणविक योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। आणविक योगात्मक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक सरल लवणों के स्थायी विलयनों के रस समीकरण मिति अनुपात में संयोग करने पर निर्मित यौगिक आणविक योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। अगर दो सरल लवणों के संयोग करेंगे तब तो बनेंगे द्विक लवण, और दो से अधिक संयोग करेंगे तब बनेंगे संकुल लवण, ठीक है। यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, द्विक लवण। द्विक लवण को हम जालक यौगिक भी कहते हैं। द्विक लवण को डबल सॉल्ट, चालक यौगिक को लैटिस कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। इसको द्विक लवण को कैसे परिभाषित करेंगे? दो सरल लवणों के जलीय विलयनों को मिश्रित करके वाष्पीकरण करने पर निर्मित आणविक योगात्मक यौगिक द्विक लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं,
इनकी क्रिस्टल जालक जैसी संरचना होने के कारण इन्हें जालक यौगिक लैटिस कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से आणविक योगात्मक यौगिक हैं जिन्हें जालक यौगिक भी कहते हैं। तो जालक यौगिक इसी द्विक लवण को कहते हैं। किसको कहते हैं? द्विक लवण को। ओके, आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि द्विक लवणों के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। द्विक लवणों के उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है कार्नेलाइट, जिसका सूत्र है KCl.MgCl2.6H2O। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और इसमें जल के छेड़ू हैं। पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन और मैग्नीशियम क्लोराइड का जलीय विलयन, दोनों जलीय विलयनों का मिश्रित करके वाष्पीकरण करा देंगे तो ये कार्नेलाइट का निर्माण हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? क्लोराइड इसमें समान होंगे, पोटेशियम मैग्नीशियम अलग हैं, तो पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। क्रिस्टलीय शब्द लगा देंगे, क्रिस्टलीय पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, कार्नेलाइट का रासायनिक नाम। इसको जल में घोलेंगे तो इसमें K+ बनेगा एक्वस और Mg2+ बनेगा एक्वस। ठीक है, और इसमें क्लोराइड जो ऋणायन है वो 3 संख्या बनेंगे, एक यहाँ और 2 यहाँ, 3 क्लोराइड ऋणायन बनेंगे। टोटल आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 आयन बनेंगे। टोटल आयन कितने बनेंगे? 5 आयन बनेंगे कार्नेलाइट को जल में घोलने पर। ठीक है, ये ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था में ये स्थायी होते हैं। ठोस अवस्था में स्थायी, लेकिन गलित एवं जलीय विलयन में सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देते हैं, क्योंकि गलित एवं जलीय विलयन में के आयन स्वतंत्र हो जाते हैं। ओके, एक कार्नेलाइट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, वो है फिटकरी, जिसको हम पोटास एलम भी कहते हैं, पोटास एलम। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ठीक है, इसका देखो पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट .24H2O। सल्फेट दो, इसमें 2 बार बोल रहे हैं तो सल्फेट कॉमन ले लेंगे तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट एक बार बोलेंगे तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका? पोटेशियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। लेकिन इससे पहले क्रिस्टलीय और जोड़ देंगे, क्रिस्टलीय पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्रिस्टलीय शब्द में लास्ट के .H2O आ जाते हैं जो 24H2O हैं। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। इसको यदि हम जल में घोल देंगे तो बताओ जल में घोलने पर कितने आयन बनेंगे? इसमें K+ के 2 आयन बनेंगे। ठीक है, और एल्यूमिनियम के भी इसमें 2 आयन बनेंगे। दोनों ही एक्वस स्टेट में होंगे। कौन सी स्टेट में होंगे? देखो यहाँ पोटेशियम के 2 आयन हैं, लेकिन एक पोटेशियम में कितना आवेश होता है? 1 धनावेश। एल्यूमिनियम के भी यहाँ 2 आयन हैं, लेकिन एक एल्यूमिनियम पर 3 धनावेश होता है। और सल्फेट आयन यहाँ 3 और 1 4 इसमें सल्फेट आयन बनेंगे, लेकिन इस पर आवेश होता है 2 ऋणावेश। ये हो जाएगा एक्वस स्टेट में। ठीक है, तो इसमें टोटल आयन कितने बनेंगे? इसमें टोटल आयन बनेंगे 8 आयन। ठीक है, कितने आयन बनेंगे?
फिटकरी को जल में घुलने पर 8 आयन बनते हैं। कितने आयन बनते हैं? 8 आयन बनते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद मैं तीसरा एग्जाम्पल बताता हूं, वो है मोहर लवण। कौन सा है? मोहर लवण या मोर लवण कहते हैं। मोर लवण को इंग्लिश में मोहर सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होगा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। अब आप इसमें देखिए FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया, NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट हो गया और डॉट 6H2O। इसमें सल्फेट सल्फेट 2 बार आ रहा है तो सल्फेट कॉमन ले लेंगे, डॉट 6H2 आ रहा है तो क्रिस्टलीय शब्द बोलेंगे। तो रासायनिक नाम क्या होगा? क्रिस्टलीय फेरस। ये फेरस हो गया, ये अमोनियम हो गया, अमोनियम। और ये सल्फेट सल्फेट इसमें 2 बार आ रहे हैं, लेकिन बोलेंगे कॉमन लेकर के 1 बार। क्रिस्टलीय फेरस अमोनियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। ये ठोस अवस्था में क्या होगा? स्थायी होगा, लेकिन गलित एवं जलीय विलयन में सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देगा। जल में इसको घोल दिया जाए या गलित कर दिया जाए, गला दिया जाए तो कौन कौन से इसमें धनायन बनेंगे? फेरस धनायन एक्वस, और बनेगा अमोनियम धनायन एक्वस। ठीक है, फेरस धनायन इसमें 1 ही बनेगा, अमोनियम धनायन इसमें 2 बनेंगे और सल्फेट धनायन इसमें 2 बनेंगे, 2 सल्फेट धनायन बनेंगे। ठीक है, इस तरह से टोटल आयन इसके कितने हो जाएंगे? 2 3 4 5 आयन बनेंगे मोर लवण के। मोर लवण को जल में घुलने पर कितने आयन बनेंगे? 5 आयन बनेंगे। अब आप देख रहे हैं कि द्विक लवणों की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? देखिए कि इसमें 2 भिन्न प्रकार के धनायन तथा एक ही प्रकार का ऋणायन बनते हैं। ठीक है, देखो इसमें पोटेशियम धनायन और एल्यूमिनियम धनायन बन रहे हैं और सल्फेट ऋणायन एक ही प्रकार का बना है। फिटकरी में 2 भिन्न प्रकार के धनायन पोटेशियम धनायन एल्यूमिनियम धनायन बने हैं और एक ही प्रकार का ऋणायन सल्फेट ऋणायन बना है। मोहर लवण में 2 भिन्न प्रकार के धनायन फेरस धनायन अमोनियम धनायन। Fe2+ क्या है? फेरस धनायन। कौन सा धनायन है ये? फेरस धनायन। मूलकों को याद कर लें, मूलकों से बहुत काम आएगा। ये फेरस धनायन है और NH4+ ये अमोनियम धनायन है। क्या है? अमोनियम धनायन। तो 2 प्रकार के इसमें क्या हो गए? धनायन हो गए और एक ही प्रकार का इसमें क्या हो गया? ऋणायन हो गया, सल्फेट ऋणायन। ऋणायन एक ही प्रकार का है। ठीक है, तो द्विक लवणों की एक और विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। क्या विशेषता समझ में आई? कि द्विक लवणों में 2 भिन्न प्रकार के धनायन तथा एक ही प्रकार का ऋणायन उपस्थित होता है। द्विक लवणों में 2 भिन्न प्रकार के धनायन एवं एक ही प्रकार के ऋणायन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। द्विक लवण ठोस अवस्था में क्या होते हैं? ठोस अवस्था में स्थायी और गलित एवं जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं, अर्थात सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देते हैं। सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देते हैं। ठीक है, तो ये द्विक लवणों की विशेषता में मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं संकुल लवण की। संकुल लवण, संकुल लवण, संकुल लवण को हम उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। उपसह संयोजक यौगिक। इनका निर्माण क्या होगा? 2 से अधिक सरल लवणों के स्थायी विलयनों का वाष्पीकरण एवं क्रिस्टलीकरण करने से होगा। 2 से अधिक सरल लवणों के
स्थायी विलयनों को मिश्रित करके उस विलयन को वाष्पीकृत एवं क्रिस्टलीकृत करने पर निर्मित आणविक यौगिक संकुल लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकुल लवण कहलाते हैं। ठीक है। दो से अधिक सरल लवण, दो भी ले सकते हैं लेकिन दो से अधिक ज्यादा लेते हैं। सरल लवणों के स्थायी विलयनों को मिश्रित करके उस विलयन को क्या करेंगे? वाष्पीकृत एवं क्रिस्टलीकृत करने पर जो आणविक यौगात्मक यौगिक बनेंगे उन्हें संकुल लवण कहेंगे। क्या कहेंगे? संकुल लवण। संकुल लवण की परिभाषा आपने लिख ली। ठीक है। ये जो संकुल लवण है ये ठोस अवस्था में और गलित एवं जलीय विलयन में सब में स्थायी होते हैं। संकुल लवण ठोस अवस्था, गलित एवं जलीय विलयन में स्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं? स्थायी। संकुल लवण से संकुल आयन को जटिल आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल आयन बनते हैं। ठीक है। संकुल लवण से संकुल आयन बनने के कारण सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण नहीं देते हैं। ठीक है। संकुल आयन, संकुल धनायन व संकुल ऋणायन प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें केंद्र में धातु लिगेंडों से उपसह संयोजक बंध बनाता है। इसलिए इन्हें उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है। संकुल लवणों में क्या है? धातु से लिगेंड जुड़ते हैं, वो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है। उपसहसंयोजक बंध बनाने से इन्हें उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। ओके। अब देखो इसका उदाहरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? उदाहरण। फेरस साइनाइड FeCl का होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे फेरस साइनाइड। ठीक है। और पोटेशियम साइनाइड, दोनों के विलयनों को हमने वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण कराया। क्या कराया? वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण। ठीक है। तो इसका दोनों के विलयनों को वाष्पीकरण क्रिस्टलीकरण कराया तो इससे K4FeCl का होल 6 ये बना यौगिक। इसको बोलेंगे पोटेशियम
साइनाइड बना, ये संकुल लवण बना। क्या बना? संकुल लवण बना। ओके, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में पोटेशियम कितने हैं? 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे। Cn यहाँ 4 हो गए, 2 Cn ये हो गए, तो कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर Cn 6 हो गए, F यहाँ 1 है, यहाँ भी F ही 1 है। ये समीकरण संतुलित हो गया। फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड दोनों के संयोग से क्या बना? पोटेशियम फेरोसाइनाइड संकुल लवण बना। ओके, तो इसमें एक तो ये हो गया लवण और ये 4 हो गए, तो 5 लवणों के स्थायी विलयनों का वाष्पीकरण क्रिस्टलीकरण कराया तो बना संकुल लवण। अब इसको संकुल लवण क्यों कह रहे हैं? इसको संकुल लवण इसलिए कह रहे हैं K4FeCN का होल 6 को, क्योंकि इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर संकुल आयन देता है। देखो संकुल आयन क्या होते हैं? बड़े कोष्टक में जो आयन बनते हैं वो संकुल आयन होते हैं। यहाँ एक तो बना K+ और एक बड़ा कोष्टक में जो आयन बनाया खूब बड़ा सा, जो बड़ा सा आयन होता है वो संकुल आयन होता है। यहाँ पोटेशियम कितने हैं? 4, एक पोटेशियम पे 1 धनावेश, तो 4 पोटेशियम पे 4 धनावेश, तो 4 धनावेश के बदले में यहाँ 4 ऋणावेश आएंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे संकुल ऋणायन। और ये संकुल ऋणायन जो बना ये बड़े कोष्टक में होता है। किसमें होता है? बड़े कोष्टक में जो आयन बनता है वो संकुल ऋणायन बनता है। इसको हम बोलते हैं फेरोसाइनाइड ऋणायन। फेरोसाइनाइड ऋणायन। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये संकुल ऋणायन बन रहा है। ये संकुल ऋणायन में जो Fe है वो 6 Cn- से उपसहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। इसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि FeCN का होल 6 के ऊपर 4- इसमें जो फेरोसाइनाइड ऋणायन है वो फेरोसाइनाइड में जो केंद्र में बैठा हुआ है Fe2+, वो Fe2+ कितने ऋणायनों से जुड़ा हुआ है? लिगेंड से Cn- के 6 Cn- लिगेंड से जुड़ा हुआ है उपसहसंयोजक बंध बना करके। कौन सा बंध बना करके? उपसहसंयोजक बंध बना करके जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से 4-, तो ये है फेरोसाइनाइड ऋणायन। फेरोसाइनाइड ऋणायन, फेरोसाइनाइड ऋणायन में Fe2+ व Cn- लिगेंड। Fe2+ ये धातु आयन हो गया, धातु आयन व Cn- लिगेंड के मध्य उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध जुड़े होने से Fe2+ व Cn- आयन का परीक्षण नहीं देते। ठीक है, ये Fe2+ और 6 Cn- से उपसहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, तो इसलिए गलित विलयन में जलीय विलयन में स्वतंत्र नहीं होते और Fe2+ और Cn- का परीक्षण नहीं देते। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका जवाब आप मुझे दे करके बताना। ठीक है, क्या कारण है? क्वेश्चन है ये, क्या कारण है कि FeCN का होल 6 फेरस साइनाइड अपने जलीय विलयन में Fe2+ का स्वतंत्र परीक्षण देता है, परंतु K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड अपने जलीय विलयन में Fe2+ धनायन का स्वतंत्र परीक्षण नहीं देता, स्वतंत्र परीक्षण नहीं देता। ठीक है, नहीं देता है, तो इसका आंसर क्या होगा? FeCN का होल 6 है, ये क्या है? सरल लवण है,
तो सरल लवण जल में घोलेंगे तो सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देगा Fe2+ Cl- का। और फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड संकुल लवण है, तो ये संकुल ऋणायन देता है। संकुल ऋणायन में Fe2+ Cl- से उपसहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए वो Fe2+ का स्वतंत्र परीक्षण नहीं देता। ओके, इसका आंसर आप अपने अपने व्हाट्सएप नंबर से या माँ पीताम्बर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में लिख करके भेजेंगे। ओके, ये वीडियो आपको ज़रूर ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि केमिस्ट्री की कोई भी प्रॉब्लम के लिए मैं हूँ ना, केमिस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं हूँ ना नरेंद्र राजपूत सर, है ना। आपकी बेझिझक बेरोक टोक प्रॉब्लम सॉल्व होंगी चुटकियों में। मैं कमिटमेंट करता हूँ, वादा करता हूँ, आप मुझसे जुड़िए और केमिस्ट्री में आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।